ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप उत्तराखंड के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषयों से जुड़े हुए विषयों पर समीक्षा करते रहा है। इस बार 2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए योग्य जनप्रतिनिधियों, अनेकानेक राजनीतिक पार्टियों की समीक्षा के साथ संभावित उम्मीदवारों के साक्षात्कार को लेकर आया है। इस श्रृंखला में उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार माननीय विनय कृष्ण उनियाल साहब, जो कि एक ब्यूरोक्रेट हैं, अपने छात्र जीवन में वे उत्तराखंड की राजनीति से जुड़े रहे हैं, छात्रों को नेतृत्व देते रहे हैं। जब वे सरकारी नौकरी में या ब्यूरोक्रेट्स बने तो उसके बाद उनको राजनीति क्षेत्र को छोड़ना पड़ा और 40 साल बाद फिर वो जनता की सेवा के लिए अपने को समर्पित कर रहे हैं। मैं माननीय विनय कृष्ण उनियाल जी को ई गैरसैंण पब्लिक ग्रुप की तरफ से स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना कीमती समय दे करके अपने उत्तराखंड के लिए जनता तक संदेश पहुंचाने का भार संभाला है और तथा अपने को चुस्त दुरुस्त रहकर उत्तराखंड की सेवा के लिए समर्पित किया है। मेरे कुछ प्रश्न हैं उनियाल साहब आपसे। आप लोकसभा 2019 के लिए संभावित उम्मीदवार, टिहरी, उत्तरकाशी, पछवा दून इलाके से उम्मीदवार होंगे, टिहरी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से। इतिहास साक्षी है, कभी उत्तरकाशी, टिहरी या टिहरी रियासत की जनता राजशाही के दमन का शिकार रही। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ और टिहरी रियासत का 1949 में विलय हुआ भारत में, उसके बाद प्रजातंत्र में भी राजशाही लगभग 1972 तक जनप्रतिनिधि के तौर पर राज करते रही है। 1972 ईस्वी में परिपूर्णानंद पैनुली जी, जो कि आपके ससुर जी भी है, जी हाँ, उन्होंने मानवेंद्र शाह जी को परास्त किया था चुनाव में और जनता का पूरा समर्थन उनको मिला था। उन्होंने अच्छी सेवा की टिहरी रियासत के बाद, लेकिन उसके बाद फिर उतार चढ़ाव आए उसी तरह का और टिहरी गढ़वाल फिर पीछे हटता रहा विकास के क्षेत्र में, जबकि उसकी तुलना में अन्य उत्तराखंड के क्षेत्रों का विकास हुआ। यहां तक कि नए राज्य के गठन के बाद भी टिहरी गढ़वाल में विकास की गति कछुआ चाल चलती रही। आपने छात्र जीवन के राजनीतिक जीवन को देखा है, वहां की अपनी जड़ों से आप जुड़े रहे, सकलाना पट्टी से, जहां पर कि जिस पट्टी को लोग राजा और जो अंग्रेज या जो भारत की आजादी के बाद भी एक इस दृष्टि से देखा जाता है कि ये विद्रोही लोग हैं, राजद्रोही लोग हैं। लेकिन आप किस प्रकार पलायन से मार खाए हुए टिहरी को, स्वास्थ्य से जूझ रहे, स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से जूझ रहे टिहरी को, शिक्षा के अभाव से जूझ रहे टिहरी को, पलायन का लगातार बढ़ना जब जारी है, तो किस प्रकार आप अपने अनुभवों को, जो कि आपने केंद्रीय सरकार में या अपने बाल्यकाल में लिया है, किस प्रकार अपनी सेवाएं दोगे और किस प्रकार जनता को यह सिद्ध करोगे कि आप एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हो? आपसे सवाल सर। सबसे पहले ढोडियाल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और ई गैरसैंण जो आपका मीडिया वो है,
उसका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ तक आए और मेरे को इस संबंध में बात करने के लिए पूछा। तो मेरा इस विषय में सबसे पहले ये कहना है कि मैं तो गढ़वाल से हमेशा जुड़ा रहा। जब मैं अपनी नौकरी के दौरान भी हमेशा वहाँ जाता रहा, हमने गांव-गांव में काम किया है। दूसरा, हमारा पारिवारिक जो परिप्रेक्ष्य है उसमें सारे लोग राजा के उस टाइम कांग्रेसी हो गए थे और हमारे फादर, हमारे ताऊ जी सारी जेल रहे। कुछ लोग जेलों में मरे, जेल से छूटने के बाद मरे। और मेरे फादर तो सन 42 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रहे क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। मेरे ताऊ जी ने उनको बोला कि आप भूमिगत रह के कार्य कीजिए। चलो, मैं इतिहास में ज्यादा न जा करके आज की बात बताऊं कि उत्तराखंड जब बना था हम बड़े प्रसन्न थे कि हम जो थोड़ा पिछड़े हुए हैं हर दृष्टि से, क्योंकि जब हम जाते हैं तो वहाँ सुविधा के अभाव की वजह से जो लोग थोड़ा भी पढ़ लिख गया वो नौकरी ढूंढता था, रोजगार के उसमें भार आया। और उत्तराखंड बनने के बाद भी हमने ये सोचा था कि ये स्थिति सुधरेगी। हम भी रिटायरमेंट के बाद वहां जाने की सोच रहे थे और सामाजिक कार्य, लोगों का भला करने की हमारी दिल से इच्छा है। मेरा परिवार अभी भी गांव में रहता है और मुझे वहां जब जाता हूं तो मुझे, जैसे आपने वजह फरमाई कि मेडिकल की सुविधा नहीं है, पढ़ाई की सुविधा नहीं है और कोई जो पहले भी नहीं थी यार आज भी नहीं है, वहीं के वहीं हैं हम लोग। स्टोन एज जिसको बोलते हैं वो चल रही है। और दूसरा, सरकार जब से बनी है मेरा तो ये देखना है कि हमारी जो सकलाना की धरती थी बड़ी उपजाऊ थी, बहुत आलू होते थे वहां। आज की डेट में सारा बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है। जो लोग वहां रहते भी हैं वो भी रोजी रोटी की तलाश में हैं। और जो स्कूल है वहां, शिक्षा की बात आप करते हैं, वहां 6 बच्चे भी स्कूल में नहीं है। भले सर, एक बात सही है आपकी, ये बात जो आप बता रहे सब नेता बोलते हैं उत्तराखंड में, लेकिन आपका अनुभव, आप जड़ों से जुड़े हुए हैं, ये हमको भी पता है। आपके पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी रहे, आपके पिताजी लाहौर में उन्होंने बहुत कुर्बानी दी, आपके चाचा रामचंद्र उनियाल आजीवन ताऊ जी जनप्रतिनिधि रहे। उसके लिए आपके ससुर जी परिपूर्णानंद पैनुली जी को कौन नहीं जानता। प्रजामंडल पार्टी के गठन के बाद जो कि टेरी गढ़वाल हिमाचल में जा रहा था उसको उन्होंने रोका, गढ़वाल की संस्कृति को बचाया, राजा से युद्ध लिया और जनता की सेवा की। वो बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। वर्तमान में जो पलायन को जो बढ़ा है, आप कैसे रोकेंगे उसको जब जनप्रतिनिधि? मेरा मन उद्वेलित इसीलिए होता है क्योंकि हमारा परिवार, जो हमारा जीन है, उसमें ये बात आती है। नौकरी एक तरफ रही, वो आजीविका थी, और मैं हमेशा यही सोचता रहा कि किस तरह से इस पलायन को रोका जाए। पलायन की सबसे बड़ा रोकना, वहां उद्योग स्थापित किए जाएं जिससे वहां लोग नौकरियां करें, वहां स्वास्थ्य सेवाएं। अब डॉक्टर यदि वहां पोस्टेड होता है, उसके बच्चों की एजुकेशन नहीं है, जबकि वहां बगल में मसूरी में बड़े स्कूल है, तो वो स्कूल अब भी, संचार व्यवस्था भी अच्छी हो रही है, उसको बढ़ा दिया जाए, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बढ़ा दी जाए, जिससे, और वहां अच्छे अच्छे पब्लिक स्कूल या अच्छे स्कूल खोले जाएं जिससे लोग वहां आकर्षित हुए। पर्यटन उद्योग भी किया जाए। ऐसा है, सरकार में थोड़ा बहुत काम तो चल रहा है, पर जिस गति से चलना चाहिए उससे हम इतने कहना है कि संतुष्ट नहीं हो पा रहे। ये सही है सर, आप सही बता रहे हैं, पर लेकिन इसके बाद एक अगला प्रश्न है मेरा, जो कि उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून है। देहरादून के पास होने के बावजूद भी टिहरी की स्थिति दयनीय विकास के क्षेत्र में, तो उसकी तुलना में पिथौरागढ़ या जो अन्य जो जिले हैं या मैदानी जिले हैं वो विकसित हो गए हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। और जहां तक एक राजधानी का सवाल आता है, समग्र सर्वोदय, समग्र उत्तराखंड के विकास की बात आती है, पलायन रोकने की बात आती है, गैरसैंण का मुद्दा आता है, तो क्यों नेता उत्तराखंड की जनता को क्षेत्रवाद में बांटते हैं,
गैरसैंण स्थायी राजधानी जो कि उत्तराखंड की जनता ने एक सर्वसम्मति से पास किया, उसको क्यों आज भी राष्ट्रीय पार्टियां दरकिनार करके हाशिए पर रख करके चुपचाप एक प्रकार का खेल खेल रही है? मैं रमजान जी आपको साफ बता दूं, जो हमारे जनप्रतिनिधि भी हुए हैं और हमारे जो ब्यूरोक्रेट वहां पे पोस्टेड हैं, सब लोग सुविधा भोगी हो गए। इसलिए देहरादून में उन्होंने राजधानी प्रेफर की है। जबकि हमारी, और जो मैं भी पर्सनली सोचता हूं कि विकास करने के लिए यदि हम राजधानी को पहाड़ की तरफ ले जाएं या सेंट्रल पहाड़ की तरफ ले जाएं, और सब लोग वहां कंपेल होंगे जाने के लिए, क्योंकि सारा प्रशासन वहां रहेगा, सड़कें सुधरेंगी, कई चीजें होंगी, तो उससे समग्र विकास होगा। और जो मैदानी जो भागों से हम जैसे यूपी से जुड़े हुए थे, जो हमारे पैसा यूपी में सैंक्शन होता था, वो पुराने जमाने में बोलते थे वहां पहुंचते पहुंचते 100 रुपया का 1 रुपया हो जाता था, वो बातें खत्म हो जाएंगी कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसको पूरा का पूरा लाभ तभी मिल पाएगा यदि हम अपनी राजधानी बीच पहाड़ में करें और अपने प्रतिनिधियों को वहां जाने के लिए बाध्य करें, अपने ब्यूरोक्रेट्स को वहां जाने के लिए बाध्य करें, क्योंकि सुविधा भोगी हो गए हैं। और उनकी सुविधा भोगी बुरी नहीं है, उनके बच्चों के स्कूल, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं हमें वहां करना चाहिए। हिमाचल ने कैसे प्रोग्रेस की? अब हमारे पास एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में जिसमें आप भी वो रहे हैं कि जो हमारे पैरामिलिट्री के भाई हैं, मिलिट्री के भाई हैं। मैं तो एसएसबी में नौकरी किया, एसएसबी लोकल रहती थी, लोकल लोगों को भर्ती करती थी, वो सारे बैठे हुए वो मेरे को मिलते हैं कि साहब सब लोग देहरादून में 50 गज में रह रहे हैं, जबकि वहां बड़े बड़े मकान अपने छोड़ गए हुए, क्योंकि वहां सुविधा नहीं है। अब सुविधा क्या चाहिए? मूलभूत आपको शिक्षा चाहिए, वहां आपके स्वास्थ्य की पूरी प्रबंध होनी चाहिए। तो इस ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप, हमारे पास प्लान भी है। सर, आप जब केंद्र में पहुंचेंगे और जिस भी पार्टी से होंगे आप जनप्रतिनिधि बनेंगे, उस समय जो केंद्र में जो गैरसैंण का जो मुद्दा, आपकी सकारात्मक बातें हैं, आपकी सोच में बहुत सकारात्मकता है, आप इस चीज को आगे ला करके, जैसे कि आपके पूर्वज ने उत्तराखंड की संस्कृति को बचाया, उत्तराखंड के स्वाभिमान को बचाया, राजाओं से या अंग्रेजों से टक्कर ली और भारत की आजादी में अपना योगदान दिया, क्या इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक लोकसभा में प्रतिनिधि या टेरी गढ़वाल का संसद सदस्य होने के बाद आप किस तरह अपनी सरकार के सामने मुद्दा रखेंगे? ये बिल्कुल संक्षेप में। हाँ, नहीं, आप सही बोल रहे हैं ढोंडियाल जी। लोकसभा सांसद बनना ही वो नहीं है, सेवा हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, प्रोग्राम है। और लोकसभा वो एक, हम उस चीज को जल्दी कर सकते हैं किसी प्रोग्राम को, यदि हम उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग हैं वहां पे। जो आपका जो प्रश्न है बड़ा वाजिब है। अब उसके कई चीजें मेरे दिमाग में आती हैं, क्योंकि आपने वक्त थोड़ा वैसा है हम लोगों के पास, नहीं तो बड़ी विस्तार में मैं इस बातों को कर सकता हूं। और हमारे पास बहुत बड़ा प्लान है, जिस ढंग से आप भी मैं भी वहां रहें, सकुशल रहें। हम लोग यदि देहरादून में हैं, क्यों है, घर बना दिया, अपना पूरा कमाई घर बनाने में लगा दी, हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि वहां पे हमारी बहुत जमीनें हैं। हम बहुत बड़ा घर बना सकते हैं, अपने लिए खुला बना सकते हैं, हवा साफ है, पानी साफ, पर्यटन को बढ़ा सकते हैं, पर्यटन को बढ़ा सकते हैं। पर हमारी मूलभूत सुविधाएं, एक स्कूलिंग और दूसरा स्वास्थ्य, मेन स्वास्थ्य का है, और दूसरा हमारी जो जैविक खेती होती है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो उससे हमारा प्लान पूरा रुक जाएगा। मेरे को पहले भी बोलते थे कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर बोलते थे कि उन्होंने पीएचडी की है उसमें, कि प्लान क्यों हो रहा है। तो मैं बड़ा हंसा जब हमने टॉपिक पूछा कि ये कोई टॉपिक हुआ, भाई खाना नहीं होता, वहां कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, न वहां स्कूलिंग है, तो इसलिए प्लान कर रहे लोग। और आदमी का ये है कि जहां थोड़ा उसको आराम नहीं मिले वहां रहना चाहता है। कोई भी आदमी, जैसे मेरे मन में कचोट होती है
मैं उन्हें आलगांव सुबह शाम रहूं, आप भी रहना चाहते हैं, पर क्यों नहीं रह पाते हम? क्योंकि हमें रोजी रोटी के लिए बाहर आना पड़ता है। तो ये मूलभूत सुविधाएं हो जाएं, और आपका जो ई गैरसेन संस्था है बहुत अच्छा काम कर रही है, और सब लोगों को आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक दृष्टि से जोड़ने की कोशिश कर रही है। यदि हमारे हाथ में कोई बात रही तो हम इसके लिए पूर्ण रूप से समर्थन और प्रयास भी करेंगे। सर धन्यवाद आपके सकारात्मक सोच के लिए, और शुभकामनाएं आपके लोकसभा में विजयी होने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। एक बात मैं आपसे बोलूं सर कि वैसे प्रेफरेबली मैं, हमारा परिवार कांग्रेसी रहा है जी सर, तो यदि ये लोग हमें आगे करते हैं अच्छी बात है, नहीं तो हम अपनी तरह से सर देखेंगे। बात बढ़ा दी तो एक सवाल कर दूं, क्योंकि कांग्रेसियों का जो बोलबाला टेरी गढ़वाल में, जैसे प्रीतम जी हैं या जो किशोर भाई हैं, उनका जो है वहां पर इतनी जनता से, मैं उनकी बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, उनकी पकड़ नहीं है, ये सब जानते हैं। और ना राजशाही ने वहां पर कुछ किया। ऐसी स्थिति में टेरी की जनता क्या सोचती है? टेरी की जनता तो, मैं जनता ही हूँ टेरी की। अब क्यों मैं थोड़ा इस चीज को मान रहा हूँ कि टेरी में राजा से हम लड़ाई करके बाहर हुए, इंडिया में शामिल हुए, और वही राजा वहां का MP है। अब कहाँ वहां डेवलपमेंट होना? अब ये लोग, हमारे प्रीतम जी बड़े अच्छे आदमी हैं, और उपाध्याय बहुत अच्छे, वो हमारे रिश्तेदार भी हैं, पर ऐसा है कि इन लोग MLA रहे बेचारे, कोशिश की होगी इन्होंने, और इतनी नहीं कर पाए जैसे होनी चाहिए। तो उसमें हम, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ अब कि हमें ब्यूरोक्रेसी का थोड़ा अंदाज पता है, इस ढंग से काम, क्योंकि हमने यही काम किया है, और राजनीतिक हमारा वातावरण रहा है। मेरे ताऊ जी रामचंद्र उनियाल आजीवन कांग्रेस के प्रधान वो रहे, अध्यक्ष उत्तरकाशी से, MLA भी रहे। मेरी ससुराल, तो हमारा सारा वातावरण ऐसा रहा, डिस्कशन होता है घर में, इसलिए हम थोड़ा उद्वेलित होते हैं, और यदि ये बात होती है तो बहुत अच्छी बात है। अब जितना हमारी एजुकेशन है, जितना एक्सपीरियंस है, IT, टेलीकम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, परसेप्शन मैनेजमेंट, हम सब इसमें उतारेंगे, और बिल्कुल डट के हम आएंगे। सर शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपके विजय होने की शुभकामनाएं लोकसभा संसद सदस्य के लिए। धन्यवाद। ई गैरसेन पब्लिक ग्रुप इसी प्रकार उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव 2019 के लिए समीक्षाएं जारी रखेगा। नमस्कार, धन्यवाद।